Okay, good evening everyone. So here we are at the end of this crash course and the few topics left over in the neurological subject is your PNI, the major topic जिसमें से questions आते हैं. So we'll complete it by today and एक दो topics और है. So whatever doubts you have, you can ask today and further as we are almost to an end of this crash course and soon you will be getting the model test paper as well for the neuro and the other subject. So it was a great journey to everyone and for myself also. So let's start the topic that peripheral nerve injury. सबको पता है कि पेरिफेरल नर्व्स जो है हमारी द नर्व्स जो कि आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती है. तो अगर हम उसका एनाटॉमिकल पार्ट देखें तो ये सारे बंडल्स होते हैं एक्सॉन्स के और ये कंडक्ट करते हैं इफरेंट इम्पल्सेस एज वेल एज एफरेंट इम्पल्सेस बोथ. अगर हम इफरेंट इम्पल्स की बात करें तो ये इम्पल्सेस या जो इंफॉर्मेशन है ये कैरी करेंगे फ्रॉम द सेल ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल. एफरेंट की बात करूं तो एफरेंट जो है वो सेंसरी जैसा वर्क करेगी कि फ्रॉम द पेरिफेरल रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन विल बी कैरिड एंड गो टू द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ द कॉर्ड. सारे मोटर एक्सॉन्स और सेंसरी एक्सॉन्स ये सारे सभी के सभी स्पेशली जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं सब कोटेड होते हैं विद द माइलिन शीट. इसीलिए जो आपके न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं ये दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. तो हम माइलिनेटेड वालों की बात कर रहे हैं कि जो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं दैट इज ड्यू टू माइलिन शीट. एंड अगर माइलिन शीट से कवर्ड है तो बीच बीच में कुछ इंटरप्शंस होंगी जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है. उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं. और ये जो माइलिन शीट है जो प्रेजेंट होती है, अब ये डेवलप किससे हो रही है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शॉन सेल्स जो कि एक हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल है. तो यही डिफरेंस होता है कि जो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है जो जहाँ पे माइलिन शीट प्रोड्यूस हो रही है माइलिनेटेड फाइबर्स वो शॉन सेल्स बना रहे हैं. अगर मैं उसको कंपेयर करूँ टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है, वो भी न्यूरॉन से बना है. लेकिन अगर वहाँ पे जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं या जो वाइट अपीयरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू योर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स. तो जो श्वान सेल्स जो आपकी कवरिंग कर रहे हैं एक्सॉन की वो एक कनेक्टिव टिश्यू के अलोंग होता है कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम. फिर उसके आउटर लेयर होती है जब बहुत सारे ये इकट्ठे होंगे बंडल्स बनाएंगे फेसिकल्स तो वो बाइंड होगा बाय पेरीन्यूरियम एंड द आउटर वन और सारे ही फेसिकल्स जब टुगेदर इनक्लोज करेंगे बाय कनेक्टिव टिश्यू कोर उसको हम एपिन्यूरियम कहेंगे. तो इस तरह से 3 लेयर्स आ जाती है आपके पेरिफेरल नर्व की, एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम. एंडोन्यूरियम जो कि सबसे इनर मोस्ट है, पेरीन्यूरियम जो मिडल वाली है, एपिन्यूरियम आउटर वाली. सेंसरी इनर्वेशन ऑफ लिम्स की अगर हम बात करें तो हमारे स्किन और हमारे पूरी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जो कि हर एक एरिया पर्टिकुलर एक नर्व से सप्लाइड होता है जो कि उसको सेंसरी पार्ट सप्लाई करेगा जो कि ऑटोनॉमस जोन है दैट इज अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ कंप्लीट एनेस्थीसिया. ये हमारे जोन्स है दे आर ऑल फाउंड इन ऑल द नर्व इंजरीज. सो अगर मैं हैंड की बात करूँ, हैंड और योर रिस्ट एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हैंड, तो हैंड की हम सेंसरी टेरिटरीज देखें अगर वोलर एस्पेक्ट पे तो आप देख सकते हो टूवर्ड्स द थिनार एमिनेंस, द palmar area, your thumb, first, second and the third finger, उसका भी हाफ पार्शियल पार्ट एंड हाफ ऑफ योर मिडल इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर, ये सारा कवर्ड होता है मीडियन नर्व से. मीन्स ये इनर्वेटेड है मीडियन नर्व के डिजिटल ब्रांचेस से. और अगर हम डिस्टल पार्ट देखें तो ये एक्सक्लूसिव पार्ट है ऑफ द मीडियन नर्व एंड टूवर्ड्स एकदम लेटरल एस्पेक्ट दिस विल बी योर रेडियल पार्ट क्योंकि इसके पोस्टीरियरली आपका रेडियल कवर हो जाएगा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. अगर हम मीडियल पार्ट पे देखें द मिडिल फिंगर योर लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर ये आपकी अल्नर नर्व से सप्लाइड है. तो अल्नर मीडियल साइड, lateral side or your towards the thenar eminence and the first मिड इंडेक्स, मिडल एंड द रिंग फिंगर का जो पार्शियल पार्ट है ये कंप्लीट आपका मीडियन नर्व से हो रहा है.
सो पामर एस्पेक्ट पे दो पार्ट्स आ रहे हैं, दो नर्व सप्लाई कर रही है, अल्नर एंड योर मीडियन। एंड सिमिलरली अगर उसको हम पोस्टीरियरली देखें टूवर्ड्स द बैक साइड, तो बैक साइड में जो आपका थंब है, थंब के बैक साइड पे ये पूरा रेडियल होगा। एंड इसी के जहाँ अल्नर है ऑन द एंटीरियर पार्ट, उसी के जस्ट ऑपोजिट में ये भी अल्नर कवर्ड करेगा। एंड लिटिल बिट पार्ट ऑन योर, जहाँ से आपका रिस्ट स्टार्ट होता है एंड द फोर आर्म एस्पेक्ट, तो वहाँ पे पोस्टीरियर एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगी। तो जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स है उसमें पैथोलॉजी अलग अलग तरह की हो सकती है, और जो होती है या तो वो डीजेनरेशन होगा या फिर रीजेनरेशन होगा। डीजेनरेशन का मतलब है कि इट इज़ क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, या फिर उसमें उसकी कंडक्टिविटी कम हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न। तो डीजेनरेशन मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो खराब होना, रीजेनरेशन मतलब वापस ठीक होना। तो डीजेनरेशन एक तरह से डिसऑर्डर होगा, रीजेनरेशन मतलब जो वापस से वो बनेगी, ग्रो होगी, तो दैट इज रीजेनरेशन। पेरिफेरल नर्व बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज से इंजर्ड हो सकती है, बहुत सारे रीजंस है, मैकेनिज्म्स है, जैसे इंजरी एंड डिसलोकेशन, थर्मल इंजरी, कट एंड लैसरेशन, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजरी, इन्फेक्शन, इस्चेमिक इंजरी, कंप्रेशन, ट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स, कूलिंग एंड फ्रीजिंग एंड रेडिएशन। तो इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो है वो इंजर्ड हो सकती है। अब जब नर्व इंजरी होती है तो उसके भी कैटेगराइजेशंस है नर्व इंजरी की सिवियरिटी। ये तीन बेसिकली तीन तरह से हम मानते हैं, बट कुछ क्लासिफिकेशंस में फोर भी दिए हुए हैं टाइप्स। तो एक है ट्रांजिएंट इस्चीमिया, एंड जो न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सॉन्टमेसिस एंड न्यूरोनमोसिस, ये क्लासिफिकेशन आपका सेडेंस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो ट्रांजिएंट इस्चीमिया क्या है? ट्रांजिएंट एंडोन्यूरल एनोक्सिया, मतलब कि आपके जो एंडोन्यूरल पार्ट है वहाँ पे देर इज ड्यू टू एन एक्यूट नर्व कंप्रेशन, वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इस्चीमिया हो रहा है। इस्चीमिया और एनोक्सिया रिवर्सिबल कंडीशन है, अगर आप उसको हटाओगे कंप्रेशन तो ठीक हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स। अगर प्रोलॉन्ग रहता है तो नमनेस और टिंगलिंग आती है। After 30 minutes, there is loss of pain sensibility. After 45 minutes, there is muscle weakness. The relief of compression, it is followed by intense paresthesia up to 5 minutes. और अगर हम रिस्टोर करें इसको तो इट इज़ रिस्टोर्ड विद इन 30 सेकेंड्स एंड फुल मसल पावर कैन बी गेन। अब जो तीन मेजर टाइप्स है, न्यूरोप्रैक्सिया, न्यूरोनमेसिस एंड एक्सॉन्टमेसिस, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो न्यूरोप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मीन्स प्रेशर, तो अगर किसी नर्व पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से सेगमेंटल डीमाइलिनेशन हो रहा है एंड ड्यू टू दिस द कंडक्शन कैपेसिटी वो कम हो रही है, तो वो आपका न्यूरोप्रैक्सिया में कैटेगराइज होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सेंसेशन स्लाइटली कम हो जाएंगे, मसल पावर कम हो जाएगी, और अगर आप इसको कंप्रेशंस को हटाते हो, ये ट्रीट करते हो, तो अपने आप ये रिवर्सिबल है, ठीक हो जाएगी। एंड मोस्टली सीन इन क्रच पाल्सी या टॉर्निकेट पाल्सी। एक्सॉन्टोमेसिस की बात करूँ तो ये ड्यू टू एक्सोनल डिसइंटरप्शन, आपका प्रेशर पड़ा जैसे न्यूरोप्रैक्सिया में है, और वो प्रेशर कंटिन्यू होते 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 एक्सोनल लेवल तक पहुंचा या एक्सोनल इंटरप्शन तक, या हम इसको कह सकते हैं पार्शियल इंजरी भी। तो एक्सोनल इंटरप्शन के लेवल तक अगर पहुंचता है तो उसको हम एक्सॉन्टोमेसिस कहेंगे। एंड दिस लीड्स टू लॉस ऑफ कंडक्शन, आपका जो इम्पल्स कंडक्शन हो लॉस हो जाएगा, वेलेरियन डीजेनरेशन हो सकता है डिस्टल टू द लीजन एंड फ्यू मिलीमीटर्स रेट्रोग्रेड रीजनरेशन। एक्सोनल रीजनरेशन अकर होएगा विद इन आवर्स ऑफ नर्व डैमेज। अगर डिस्टेंस दोनों एंड्स का 1 से 2 मिलीमीटर या उससे कम का है तो वो रीजनरेशन होगा, और उसके बाद में 1 घंटे बाद में उसका रीजनरेशन वापस स्टार्ट हो सकता है। तो 1 to 2 mm पर डे एक्सोनल रीजनरेट हो सकते हैं। इफ़ दे आर नॉन री इनर्वेटेड विद इन 2 years दे विल नेवर रिकवर। न्यूरॉन्टमेसिस एक तरह से कंप्लीट ट्रांजैक्शनल इंजरी, मतलब पूरा कंप्लीट इंजरी आप मान सकते हो। द डिवीजन ऑफ नर्व ट्रंक, रैपिड वेरेरियन डीजेनरेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोन्यूरियल ट्यूब्स ओवर अ वेरिएबल सेगमेंट, सर्जिकल रिपेयर रिक्वायर्ड होता है। फंक्शन कैन बी एडिक्वेट बट इज नेवर नॉर्मल। So here we can see the grades of nerve injuries, like this one is a normal,
अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो कंडक्शन ब्लॉक हो गया, तो दिस इज अ न्यूरोप्रैक्सिया। एक्सॉन्टोमेसिस लेवल पे जो ये कंप्लीट एक्सॉन है आपका, ये डिवाइड हो गया। न्यूरोन्टोमेसिस में कंप्लीट पार्शियल पूरी नर्व ही कट गई बीच में से, तो पूरा एक्सॉन हो गया, चाहे न्यूरॉन शीट्स हो गई, एनीथिंग, सब कुछ वो डिवाइड हो गया है, द नर्व इज डिवाइडेड, तो दैट इज न्यूरोन्टोमेसिस। संडरलैंड क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने 5 क्लासिफिकेशंस दिए हैं। तो एक तो था सेडेंस क्लासिफिकेशन, एक है सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ग्रेड में क्या है, देयर इज अ फोकल कंडक्शन ब्लॉक, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकल ब्लॉक है और वलेरियन डीजनरेशन नहीं है। सेकंड के अंदर एक्सोनल डिसरप्शन है, जैसे कि आपका एक्सॉन्टोमेसिस में हुआ था। थर्ड में एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम डिसरप्शन। फोर्थ में एक्सॉन, एंडोन्यूरियम और पेरीन्यूरियम। फिफ्थ में एक्सॉन, एंडो एंड पेरीन्यूरियम, ऑल द थ्री। तो ग्रेड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन न्यूरोन्टोमेसिस। सेकेंड वाला आपका एक्सॉन्टोमेसिस है एंड फर्स्ट वाला आपका एक तरह से कह सकते हैं न्यूरोप्रैक्सिया है। अब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, जो पेशेंट सिम्टम्स लेके आते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो। हिस्ट्री में जो पेशेंट बताता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट है या बॉडी पार्ट है वो मूव नहीं कर सकता, वीकनेस हो सकती है उसको, और पर्टिकुलर एरिया पे नमनेस हो सकती है, पर्टिकुलर डर्मेटोमल एरिया पे, और कोई एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है, कोई उसको कोई पहले से कोई बीमारी नहीं है, व्हेन कॉज इज़ नॉट ऑब्वियस, तो आप लेप्रेसी, डायबिटीज़ आप लोगों को ये पूछनी चाहिए। एग्जामिनेशन में आप एटीट्यूड देखो पेशेंट का कि जिस पार्ट पे वो बता रहा है उसका क्या एटीट्यूड है, क्या कोई डिफॉर्मिटी में तो नहीं डेवलप हो गया है, और मसल वीकनेस है तो किस तरह की मसल वीकनेस दिख रही है, जैसे रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्लॉ हैंड, एप हैंड डिफॉर्मिटी, पॉइंटिंग इंडेक्स, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, एनी ऑफ दिस डिफॉर्मिटी। मसल्स, उस एरिया की जो मसल्स है वो अगर नॉर्मल साइड से कंपेयर करो तो वास्टेड तो नहीं लग रही है। स्किन देखें तो ड्राई, ग्लॉसी या कोई स्मूथ स्किन, पेलर या साइनोसिस कोई सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, ब्रिटल नेल्स या शाइनी एट्रोफिक स्किन, दीज आर द साइंस जो आप लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हो कि पैरालाइज पार्ट इज यूजुअली कोल्डर एंड ड्रायर। सेंसरी एग्जामिनेशन, डेफिनेटली सेंसरी एग्जामिनेशन में अफेक्टेड होगा जो पार्ट बता रहा है पेशेंट। स्वेट टेस्ट टू डिटेक्ट द सिंपैथेटिक फंक्शन स्किन सप्लाइड बाय अ नर्व, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पे देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्वेटिंग विद इन एन ऑटोनॉमस जोन। स्टार्च टेस्ट या नाइन टेस्ट भी किया जा सकता है जो कि स्वेट टेस्ट का ही सब पार्ट है। मोटर एग्जामिनेशन में आप एमएमटी करवा सकते हो, उसके पर्टिकुलर कोई मूवमेंट्स करा सकते हो। तो अगर हम रीजन्स के अकॉर्डिंग देखें तो नर्व इंजरीज ले सके, ब्रेकल प्लेक्सस है तो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरीज होती हैं जो कि मोस्ट कॉमन इंजरीज हैं अपर लिम्ब की, और मोस्टली हमें जैसे अर्ब्स पाल्सी दिखता है, क्लम्कीज पाल्सी दिखता है। अर्ब्स पाल्सी क्या है, वो पाल्सी जिसके अंदर या जो ब्रेकल प्लेक्सस का जो अपर ट्रंक है जो कि फॉर्म हो रहा है C5 C6 से, अपर ट्रंक इज मोस्टली इन्वॉल्व एंड समटाइम C7 ऑल्सो। कॉमनली ये ओवरवेट बेबीज़ में होता है जब ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब उनका शोल्डर या बेबी बाहर आता है डिलीवरी के टाइम पे, तो ड्यू टू दैट पुलिंग एक्शन कि बच्चे को बाहर निकालते टाइम पे अर्ब्स पाल्सी हो सकता है। इसके अंदर आप पेशेंट के बच्चे के अबडक्टर्स, एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ द शोल्डर और सुपिनेटर मसल्स जो है वो पैरालाइज्ड होती है। तो अगर आप पेशेंट को देखो तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, आर्म जो है साइड पे रहेगा, इंटरनली रोटेटेड रहेगा शोल्डर एंड प्रोनेटेड रहेगा। तो दिस एटीट्यूड यू कैन सी इन अ चाइल्ड ऑल्सो और इन एन एडल्ट ऑल्सो, अगर एडल्ट में भी होता है। क्लम्कीज पाल्सी जो है वो इंजरी होती है आपकी C8T1 से, दैट मीन्स जो आपका द लोअर ट्रंक जो बन रहा है, लोअर ट्रंक की इंजरी से, यूजुअली आफ्टर द ब्रीच डिलीवरी ऑफ द स्मॉलर बेबीज। breech delivery means when the body is coming out first after and later on the head, तो उस टाइम पे क्लम्कीज पाल्सी हो सकता है। बेबी लाइज विद इन द आर्म सुपिनेटेड एंड एल्बो फ्लेक्स, देर इज लॉस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स एंड पावर इन द हैंड। तो बच्चे का हाथ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा क्लम्कीज पाल्सी में। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की बात करें तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज अ ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ रूट दैट इज C5 C6 C7 एंड ये सप्लाई करती है आपके सेरेटस एंटीरियर मसल को।
तो इंजरी अगर इसको होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व को, तो डेफिनेटली सेरेटस एंटीरियर को नर्व सप्लाई नहीं मिलेगा, तो इट विल कॉज अ विंगिंग ऑफ स्कैपुला। एंड पेशेंट जो कंप्लेन करेगा इसमें, देयर विल बी अ कंप्लेन ऑफ पेन, एकिंग, वीकनेस ऑन लिफ्टिंग द आर्म। और इसको आप टेस्ट करवा सकते हैं कि पेशेंट को बोलो कि पुश अगेंस्ट द वॉल, सो यू कैन सी द मीडियल बॉर्डर एंड द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ये आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। दिस इज ड्यू टू अ वीकनेस और ड्यू टू इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। स्पाइनल एसेसरी नर्व की बात करें तो इसकी रूट वैल्यू C2 से C6 तक होती है। देन इट सप्लाइज द स्टर्नोमेस्टॉइड मसल, अपर हाफ ऑफ द ट्रेपीजियस। तो अगर स्टर्नोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस अफेक्टेड है मीन्स तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड का जो एक्शन है वो नहीं होगा, एंड ट्रेपीजियस का एक्शन मीन्स इंजरी कॉजेज सिवियर पेन, stiffness of shoulder, reduced ability to hitch or hunch the shoulder, mild winging of scapula will be seen, there is disappearance of flexion or forward thrusting of the shoulder। तो स्पाइनल एसेसरी नर्व में आपको कुछ इस तरह से अफेक्टेड पार्ट दिखेगा। एक्सिलरी नर्व की मैं बात करूँ तो एक्सिलरी नर्व जो कि पार्ट है आपका पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की, एंड रूट वैल्यू इसकी C5 C6 है। पोस्टीरियर कॉर्ड आई एम टेलिंग यू बाय द रेफरेंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कि जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो हमारी कैसे बनती है, सारे जो डिविजन्स हैं, सारे ट्रंक के पोस्टीरियर डिविजन्स सब कंबाइन होके आपका पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, एंड उस पोस्टीरियर कॉर्ड की एक ब्रांच है एक्सिलरी नर्व। तो इसकी जो रूट वैल्यू है वो C5 C6 है। इट सप्लाइज द डेल्टॉइड एंड द टेरिस माइनर मसल। Cutaneous branch will supply the skin over the lower half of the deltoid. Injury, it causes shoulder weakness and wasting of deltoid muscle. Abduction can be initiated but cannot be maintained, क्योंकि abduction का जो starting abduction है वो initiate तो हो सकता है by the help of supraspinatus, लेकिन जो उसके बाद का जो काम है जो deltoid कर रही है वो उसको maintain नहीं कर सकती क्योंकि deltoid इसमें affected होगी। एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर विद द आर्म अबडक्टेड टू 90 डिग्री पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्मॉल एरिया ऑफ नमनेस ओवर द डेल्टॉइड रीजन, जिसको हम कह सकते हैं सर्जेंट या फिर पैच साइन। इसमें आप टेस्ट कैसे करेंगे इसके लिए, स्टेबलाइज द स्कैपुला विद वन हैंड while the other hand is kept on the deltoid to feel for its contraction। पेशेंट को आप बोलो अबडक्शन करने के लिए, पेशेंट अगर नहीं कर पा रहा है, इनेबिलिटी टू अबडक्ट या फिर एब्सेंस ऑफ डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम्स टॉट इंडिकेट द डेल्टॉइड पैरालिसिस। अब रेडियल नर्व की बात करें तो रेडियल नर्व भी आपकी कौन सी कॉर्ड की ब्रांच है, ये भी आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। रूट वैल्यू विल बी C5 C6 C7 C8 एंड T1। मोटर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो जो मोटर कॉर्ड है, मोटर ब्रांचेस है, ये आपके रेडियल ग्रुप से पहले की ऊपर की जो ब्रांचेस है वो आपको मोटर पार्ट देती है, लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। आफ्टर द रेडियल ग्रुप, बिफोर क्रॉसिंग द एल्बो, द लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये सब इनको सप्लाई होगा मोटर पार्ट। आफ्टर क्रॉसिंग द एल्बो, XECRB एंड सुपिनेटर, and after piercing the supinator, extensor muscle of the forearm and hand। तो अगर लो लेवल लीजन होता है मीन्स लोअर पार्ट में, अगर हम डायग्राम में देखें द लोअर पार्ट इफ इट इज़ अफेक्टेड तो क्या होगा, ड्यू टू एनी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन एट द एल्बो या फिर कोई लोकलाइज वुंड है वहाँ पे, तो क्या कंप्लेन आएगी पेशेंट की, क्लमजीनेस लगेगा, ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सटेंड द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, थंब में वीकनेस होगी, थंब के एक्सटेंशन में, रेक्टर पोजीशन में, रिस्ट एक्सटेंशन प्रिजर्व रहता है। हाई लीजन्स है, हाई मीन्स अबव एल्बो इंजरी है तो ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस या फिर आफ्टर टॉर्निकेट प्रेशर। रिस्ट ड्रॉप ड्यू टू वीकनेस ऑफ रेडियल एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट। इनेबिलिटी टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और एलिवेट द थंब। सेंसरी लॉस होगा ओवर अ स्मॉल पैच ऑन द डॉर्सम अराउंड द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो हम बात करें कि अगर हाई लीजन है तो ये आपके हैंड, एमसीपी और रिस्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर लो लीजन है तो ये बेसिकली थंब को फोकस कर रहा है एंड रिस्ट एक्सटेंशन इसमें प्रिजर्व्ड है।
एंड इसमें क्लमजीनेस और पेशेंट एमसीपी का एक्सटेंशन नहीं कर सकता। वेरी हाई लीजन, इट कैन बी अकर ड्यू टू ट्रॉमा या ऑपरेशन अराउंड द शोल्डर, ऑल्सो कॉमन इन सैटरडे नाइट पाल्सी या फिर क्रच पाल्सी। और इन एडिशन टू हाई लीजन द ट्राइसेप्स इज पैरालाइज एंड ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ द रेडियल नर्व, दिस इज शोइंग। अब टेस्ट क्या कर सकते हो आप रेडियल नर्व के लिए? फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हम जाएं मसल्स को टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले आप ट्राइसेप्स करो। आस्क्ड टू एक्सटेंड हिज एल्बो अगेंस्ट रेजिस्टेंस वेयर अदर हैंड फील्स फॉर ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्शन। तो आप रेजिस्टेंस देके एल्बो का एक्सटेंशन कराओ, पैल्पेट करो ट्राइसेप्स के कॉन्ट्रैक्शन को। सेकेंड है ब्रेकियोरेडियलिस की बात, तो आस्क टू फ्लेक्स हिज एल्बो फ्रॉम 90 डिग्री ऑनवर्ड्स। एल्बो का 90 डिग्री फ्लेक्शन, अब 90 डिग्री से अबव आप फ्लेक्शन करोगे तो उस टाइम पे आप फिर मैलपेट करो कीपिंग द फोर आर्म इन मिड प्रोन पोजीशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ब्रेकियोरेडियलिस का आप टेस्ट कर सकते हैं। रिस्ट एक्सटेंसर्स के लिए आप या तो टेबल की एज पे या फिर कोई भी काउच के एज पे रिस्ट को हैंग करो और पेशेंट को बोले रिस्ट का एक्सटेंशन करने के लिए। अगर ये अफेक्टेड है तो रिस्ट ड्रॉप अकर्स इन पैरालिसिस ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स। रिस्ट एक्सटेंसर्स अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। एंड एक्सटेंसर्स में कौन कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स आएंगे? ब्रेकियोरेडियलिस, ECRL, ECRB, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि ऑप्शंस आपको मसल्स के नाम दे दिए एंड उन मसल्स में तो आपको ऑड वन आउट निकालना है कि आउट ऑफ दिस ऑल द फोर ऑप्शंस इसमें से कौन सी मसल है जो रिस्ट एक्सटेंसर नहीं है या जो पैरालाइज नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैटरडे नाइट पाल्सी ऑल्सो ड्यू टू इंजरी टू रेडियल नर्व इन द एक्सिला। एक्सटेंसर डिजिटोरम की बात करें जो फंक्शन जो है एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, तो इसमें फिंगर ड्रॉप भी हो सकता है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की बात करूँ तो ये थंब के एक्सटेंशन की बात करेगा। एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब examined by the stabilizing the metacarpophalangeal joint of thumb while patient is asked to extend the IPJ, और इसमें थंब ड्रॉप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पिन पाल्सी। पिन पाल्सी, पिन इज अ ब्रांच ऑफ योर रेडियल नर्व दैट इज प्योरली मोटर इनर्वेशन ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फिंगर इसमें मेटाकार्पल एक्सटेंशन वीकनेस होगी, फिंगर्स में रिस्ट एक्सटेंशन वीकनेस होगी। तो एक होता है सिंपल रिस्ट ड्रॉप, एक है रिस्ट ड्रॉप के साथ साथ आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी अफेक्टेड हो रही है, उसके अंदर भी एक्सटेंशन में वीकनेस आ रही है। मीडियन नर्व की अब मैं बात करूँ तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय योर, जो मीडियन नर्व है वो हमारी किसकी ब्रांच है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ योर मीडियल कॉर्ड, और ये आपके लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से आ जाएगी। मोटर ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व कहाँ मिलेगी हमें? आर्म में नहीं मिलती है, फोर आर्म में मिलेगी आपको प्रॉक्सिमल 1/3 पे। ऑल द फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म विल बी इन्वॉल्व, डिस्टल 1/3 पे नहीं है। इन द हैंड थिनार मसल्स को करेगी ये सप्लाई एंड फर्स्ट टू लम्ब्राइकल्स, लम्ब्राइकल नंबर 1 एंड 2 जो कि आप लेटरल साइड से अगर आप काउंट करें। लो लीजन्स अगर होते हैं तो इट इज़ ड्यू टू कट इन द फ्रंट ऑफ द रिस्ट या कार्पल डिसलोकेशंस, अनेबल टू अबडक्ट द थंब। अब इसमें पेशेंट थंब का अबडक्शन नहीं कर पाएगा, सेंसरी लॉस होगा ओवर द रेडियल 3.5 डिजिट्स। लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन या एट्रोफी ऑफ द थिनार एमिनेंस आपको देखने को मिल सकती है अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है। हाई लीजन्स की अब मैं बात करूँ तो इसमें फोरआर्म फ्रैक्चर्स कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं या एल्बो डिसलोकेशंस की वजह से। साइंस जो आपको देखने को मिलेंगे कि आपके फ्लेक्सर, लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द थंब, इंडेक्स या मिडिल फिंगर या रेडियल रिस्ट फ्लेक्सर्स एंड फोरआर्म प्रोनेटर मसल्स ये अफेक्टेड होंगी एंड इससे आपको पॉइंटिंग साइन दिखेगा जिसका पॉइंटिंग इंडेक्स बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक इज अ पिंच डिफेक्ट, इसमें आप पिंचिंग एक्शन नहीं कर सकते, जैसे हम पेन या पेंसिल को ग्रिप करते हैं या पिंसल ग्रिप करते हैं वो एक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आइसोलेटेड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व लीजन अगर हम बात करें तो ये बहुत रेयरली होती है, बहुत रेयर फाउंड होती है। इसके अंदर से मोटर पार्ट जाता है लेकिन सेंसरी लॉस रहता है, कंजर्व रहता है। यूजुअली
causes your due to brachial neuritis, it associated with shoulder girdle pain या immunization या viral illness की वजह से। अब हम टेस्ट अगर हम करते हैं आपकी मीडियन नर्व के लिए तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का आप करो तो फ्लेक्सर फ्लेक्शन कराएगा थंब का फ्लेक्शन करा अगेंस्ट द ग्रेविटी कराने के लिए आप ट्राई करें, अगर वो पेशेंट कर लेता है तो ही इज इंटैक्ट। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की मैं बात करूं या फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अगर ये अफेक्टेड हो रहे हैं तो दे विल लीड टू पॉइंटिंग इंडेक्स। तो लाइक दिस इज अ पॉइंटिंग इंडेक्स ऑन आस्किंग द पेशेंट टू मेक अ फिस्ट। पेशेंट को अगर आप मुट्ठी बनाने को बोलोगे तो उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो स्ट्रेट रहेगी, वो उसको फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। It is due to paralysis of both the flexors of index finger due to median nerve palsy at a level proximal to the elbow. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर रेडियलिस की हम बात करें तो फ्लेक्सर कार्पाई फ्लेक्शन कराएगा कार्पल्स का या फिर अल्नर डेविएशन भी होगा along with the flexion. So in a patient with paralysis of this muscle, the wrist deviates to ulnar side while palmar flexion occur. इसमें क्या होगा अगर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, क्योंकि वैसे तो रेडियल साइड में जाना चाहिए लेकिन अगर रेडियल साइड वाली मसल पैरालाइज्ड है तो ये उसके ऑपोजिट साइड में जाएगी, मींस वो डेविएट कर जाएगी अल्नर साइड पे जब पेशेंट पाल्मर फ्लेक्शन करेगा। मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस आप चेक करो, 3 मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस जो आपकी इसमें काउंट होती है या सप्लाई होती है। abductor pollicis brevis, opponens pollicis एंड flexor pollicis brevis भी इन्वॉल्व होगी जो कि आपकी यू कैन से थिनर मसल का पार्ट है। ओनली द 2 कैन बी एग्जामिन्ड फॉर देयर आइसोलेटेड एक्शन। abductor pollicis brevis मतलब थंब का abduction कराना है तो ये आप पेन टेस्ट से कर सकते हैं। हैंड को फ्लैट रखे ऑन अ टेबल एंड पाम को सीलिंग की तरफ फेस करो या फिर उस तरफ ऊपर की डायरेक्शन में पेन आप ला सकते हो टू टच दैट पेन, टिप ऑफ दैट पेन, तो वो पेन टेस्ट कहलाया जाएगा लाइक दिस। अपोनेंस पॉलिसिस अपोनेंस कराती है थंब का तो आप अपोजिशन मूवमेंट्स करा के देखो, पेशेंट को बोलो किस तरह से मूवमेंट्स करे। इफ़ ही इज़ डूइंग देन इट इज़ इंटैक्ट, अगर नहीं कर पा रहा है स्विंगिंग मूवमेंट हो रही है तो वो अफेक्टेड है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व पाल्सी में क्या होगा, पेशेंट इज अनेबल टू मेक एन ओके साइन या फिर जो ये राउंड सर्कुलर साइन है ये पेशेंट नहीं बना पाता है। क्यों, उसका जो थंब का टिप एंड फिंगर टिप, थंब या फिर टिप टू टिप या पैड टू टिप जो वो है एप्रीहेंशन है वो नहीं आएगा। दिस इज टेस्ट फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। एप हैंड थंब डिफॉर्मिटी ये मीडियन नर्व पाल्सी से आपको देखने को मिल सकता है। इसमें वास्टिंग ऑफ द थिनर एमिनेंस, जो ये पूरा थिनर एमिनेंस है ये पूरे इसकी मसल्स वास्टिंग हो जाएगी एंड पेशेंट इज अनेबल टू अपोज और फ्लेक्स द थंब जैसे एप्स का होता है। अल्नर नर्व हम देखें तो अल्नर नर्व जो कि it is also a branch of your you can say medial cord of the brachial plexus, जिसकी रूट वैल्यू C7 C8 T1 होगी। मेजर मोटर ब्रांचेस जो है अल्नर नर्व की आर्म में कोई ब्रांच नहीं होगी, फोर आर्म में आपको मिलेगी जो कि सप्लाई कर रही है फ्लेक्सर रेडियलिस सॉरी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, हैंड के अंदर हाइपोथिनर अबडक्टर पॉलिसिस, सारी इंट्रोशियाइज एंड मीडियल टू लम्ब्राइकल्स। तो अगर लो लीजन है, लो लीजन का मतलब है कि यू कैन से इन द हैंड एंड हाई इज योर फोर आर्म। लो लीजन है तो इंजरी इज डिस्टल थर्ड ऑफ द फोर आर्म, स्पैरिंग ऑफ द फोर आर्म मसल्स बट मसल्स ऑफ द हैंड आर अफेक्टेड। कंप्लेंट मिलेगी नमनेस की, पेशेंट अल्नर जो पूरा अल्नर का एरिया है, अल्नर 1.5 fingers, claw hand deformity with hyperextension can be seen, हाइपोथिनर एंड इंट्रोशियस मसल्स की वास्टिंग होगी, फ्रॉमेंट साइन इसमें पॉजिटिव होगा। हाई लीजन्स की मैं बात करूँ तो उसमें एल्बो फ्रैक्चर्स कॉमन है, डिसलोकेशंस, मोटर और सेंसरी लॉस सेम होगा एज इन लो लीजन, हैंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म या डिफॉर्म बिकॉज ऑफ अल्नर हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम एंड क्लॉट दिख सकता है, हाई अल्नर पैराडॉक्स पार्ट दिख सकता है। तो जब आप अल्नर नर्व के लिए एग्जामिन करोगे तो आपको फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का देखना है। The movement asks the patient to palmar flex the wrist against gravity and hand deviates towards the radial side.
अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई का करो तो जो डिजिट्स है फिंगर्स है उनका आस्क द टू अबडक्ट द लिटिल फिंगर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस व्हाइल कीपिंग द हैंड फ्लैट। इंट्रोशियाई मसल दो तरह की होती है, एवरीवन नो कि पाल्मर इंट्रोशियाई और डॉर्सल इंट्रोशियाई। पाल्मर इंट्रोशियाई आपकी अडक्शन कराएगी, डॉर्सल इंट्रोशियाई और अबडक्शन कराएगी ऑफ द फिंगर्स। इगावस टेस्ट इसके लिए कराया जाता है फॉर द डॉर्सल इंट्रोशियाई। डॉर्सल का मतलब है अबडक्शन होगा। विद द हैंड कीपिंग ऑन द फ्लैट टेबल पाल्मर सरफेस डाउन, पेशेंट इज आस्क्ड टू मूव हिज मिडिल फिंगर साइडवेज। और फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल कैन बी सेपरेटली एग्जामिन्ड। दिस इज एन इगावास टेस्ट। कार्ड टेस्ट, अब इसमें कार्ड को आपको फिंगर्स के बीच में अडक्शन करना है, दबा के रखना है। तो ये आपके पाल्मर इंट्रोशियाई के लिए होगा क्योंकि पाल्मर इंट्रोशियाई अडक्शन करवाता है फिंगर्स का। एग्जामिन्ड बाय इंसर्टिंग अ कार्ड बिटवीन द टू एक्सटेंडेड फिंगर्स। इन केस ऑफ वीक पाल्मर इंट्रोशियाई इट इज इजी टू पुल आउट द कार्ड। क्लॉ हैंड की अब मैं बात करूँ तो क्लॉ हैंड हाइपर एक्सटेंशन एट द एमसीपी जॉइंट, फ्लेक्शन एट द पीआईपी एंड डीआईपी। Ulnar paradox, clawing is more marked in low ulnar nerve palsy than the high nerve palsy. Ulnar nerve palsy में only medial two fingers they develop clawing, while the other four fingers develop clawing in combined median and ulnar nerve. तो ये एक मेजर डिफरेंस है मीडियन, क्योंकि मीडियन में भी आपको दिख सकता है जब सिर्फ और सिर्फ अल्नर नर्व पाल्सी हो रही है तो आपको पार्शियल क्लॉ हैंड दिखेगा। पार्शियल का मतलब है सिर्फ मीडियल साइड की दो फिंगर्स में फ्लेक्शन होगा, बाकी की जो चार फिंगर्स है बाकी अदर फिंगर्स जो है वो आपकी एक्सटेंशन या नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। लेकिन मीडियन और अल्नर सारे दोनों नर्व्स इन्वॉल्व होती है तो कंप्लीट क्लॉ हैंड दिखेगा। दिस इज अ अल्नर नर्व पाल्सी। अब अडक्टर पॉलिसिस जो कि आप बुक टेस्ट या फ्रॉमेंट साइंस टेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है टू होल्ड अ बुक इन बिटवीन योर फिंगर्स एंड योर रिस्ट। तो इस तरह से जो वीकनेस दिखेगी, तो ये यूज किस लिए हो रहा है, अडक्टर पॉलिसिस और फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई को टेस्ट करने के लिए। अगर पेशेंट के पैरालिसिस होगा तो पेशेंट विल होल्ड अ बुक बाय यूजिंग फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इन प्लेस ऑफ अडक्टर। दिस प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। तो इसमें आप देख सकते हो ये अफेक्टेड है तो इसमें फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट दिख रहा है एंड ये अपनी मसल्स को कॉम्पनसेट कर रहा है। लोअर लिम्ब पे आ जाते हैं। femoral nerve as it is passing through the complete anterior aspect of the thigh and wrist, तो it is injured by a gunshot wound, pressure हो सकता है, traction हो सकता है और ये इंडिकेट करेगा पैरालिसिस ऑफ योर क्वाड्रिसेप्स मसल। क्वाड्रिसेप्स गया तो पेशेंट स्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका नी एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। देयर इज नमनेस ऑफ द इंटीरियर थाई, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, नी रिफ्लेक्स डिप्रेस होगा, सीवियर न्यूरोलॉजिक पेन आएगा। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रोमैटिक हिप डिसलोकेशंस। फीचर्स जो आप देखोगे कि पैरालिसिस ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड ऑल द मसल्स बिलो द नी, absent of ankle jerk, loss of sensation below the knee, patient walks with foot drop and a high stepping gait। या ये जो हम शियाटिक फिमोरल तो आपका ये कर रहा है, नहीं एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा है। जो शियाटिक नर्व है ये पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कवर कर रहा है, तो इसमें हैमस्ट्रिंग, एंकल जर्क एब्सेंट, सेंसरी लॉस एट द पोस्टीरियर पार्ट एंड पेशेंट के फुट ड्रॉप हो सकता है एंड हाई स्टेपिंग गेट भी आ सकती है। अब ट्रीटमेंट जो नर्व इंजरीज का होना चाहिए, कंजर्वेटिव में आप स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व द मोबिलिटी, स्किन एंड नेल्स की केयर करना, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो आप करते हैं, रिलीफ ऑफ पेन विद एनाल्जेसिक्स, ऑपरेटिव मैनेजमेंट सर्जिकल में न्यूरोलाइसिस, नर्व रिपेयर, नर्व ग्राफ्टिंग एंड नर्व ट्रांसफर्स आर बीइंग डन। न्यूरोलाइसिस में फिजिकल या कोई केमिकल एजेंट यूज़ होता है टू द नर्व, जिसको हम टेम्परेरी डिजेनरेशन कर सकते हैं और ऑपरेशन के थ्रू जो आप एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस कर सकते हो कि एनवेलपिंग अ स्कार, और उसको जहाँ पे इंजरी हुई उसको एक तरह से फ्री एनवेलप प्रोवाइड कर रहे हैं। नर्व शीट में बी डाइसेक्टेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिलीव द प्रेशर, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल न्यूरोलाइसिस। नर्व रिपेयर की मैं बात करूँ तो जैसे परफॉर्म विद इन फ्यू डेज ऑफ इंजरी। टाइप्स, प्राइमरी रिपेयर होता है, डिलेड प्राइमरी रिपेयर, सेकेंडरी रिपेयर। प्राइमरी रिपेयर आप स्टार्टिंग में कर सकते हो अगर कोई क्लीन शार्प नर्व इंजरी है,
पहले 6 से 8 घंटे में आप कर सकते हो। डिलेड प्राइमरी है, 7 से 18 दिन के बीच में भी हम कर सकते हैं। वूंड क्लियर होना चाहिए और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। एंड सेकेंडरी रिपेयर है, जहाँ पे क्रश्ड इंजरी होती है, कोई क्लीन वूंड नहीं है और एग्जैक्ट बहुत क्रश सा और गंदा सा वूंड लग रहा है, एवर्स्ड इंजरीज हैं, तो ये आपके 3 to 6 वीक्स में हो सकता है। नर्व रिपेयर की जो टेक्निक है, नर्व सूचर्स यूज़ करते हैं, जैसे एपीन्यूरल, पेरीन्यूरल सूचर, पेरीन्यूरल सूचर, ग्रुप फेसिकुलर रिपेयर्स। नर्व ग्राफ्टिंग की जा सकती है। मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन जो आता है इसमें से कि कौन सी नर्व है जो कॉमनली यूज होती है फॉर द नर्व ग्राफ्टिंग, इट इज सूरल नर्व। डिफरेंट मेथड्स होती है जो नर्व के गैप्स को क्लोज करने के लिए, जैसे मोबिलाइजेशन है या फिर रिलैक्सेशन ऑफ द नर्व बाय टेम्पररी पोजिशनिंग, उसको फेवरेबल पोजिशन में रखना लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर नर्व का जो कोर्स है उसको आप ऑल्ट्रेशन ला सकते हो, पेरेंट नर्व से वहाँ का कुछ पार्ट वहाँ ग्राफ्ट कर सकते हो, सेक्रीफाइसिंग सम अनइम्पॉर्टेंट ब्रांचेस। साइंस ऑफ रीजेनरेशन, अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो सर्जिकली या फिर जो हम मैनेजमेंट के थ्रू इसको रीजेनरेट या ठीक कर रहे हैं तो कैसे ठीक हो रही है मसल। उसके लिए आपको टिनल्स साइन देखने को मिलेगा। तो जो नर्व का रूट कोर्स है, अगर आप उसके ऊपर टैप करेंगे अपने फिंगर से तो पेशेंट विल फील द सेंसेशन, पिन और नीडल जैसा सेंसेशन उसको फील होगा। मोटर एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं स्टार्टिंग की रिकवरी देखने के लिए। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ईसीजी, ईएमजी एंड योर सॉरी नॉट ईसीजी, ईएमजी नर्व कंडक्शन स्टडीज करी जा सकती है। ईएमजी जो कि हम मस्कुलर लेवल पे जो निडल इलेक्ट्रोड से रिकॉर्ड कर रहे हैं मसल की एक्टिविटी, वो रिकॉर्ड हो सकती है। डिनर्वेटेड मसल्स में 15 से 20 दिन का आपको टाइम लगेगा आफ्टर द मसल इज डिनर्वेशन। तो डिनर्वेटेड मसल इट हैज स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट रेस्ट, लेकिन जब वो आप उससे एक्टिविटी कराओगे तो उसकी जो पोटेंशियल है या जिसको हम बोलते हैं नर्व एक्शन पोटेंशियल, वो सप्रेस हो जाते हैं। एज नर्व प्रोग्रेसेस, मतलब कि जब वो ठीक होना प्रोग्रेस कर रही है तो मोर एंड मोर डीजेनरेशन denervation potential appears. If these potentials have not appeared by the end of second week after the nerve injury, it is a good prognostic sign. नर्व कंडक्शन टेस्ट कर सकते हो, एनसीबी टेस्ट, इसमें आपको पता लग जाएगा कि जो प्रॉपर जो नर्व कंडक्ट कर रही है आपके इम्पल्सेस वो कितनी स्पीड से कर रही है। तो जो नॉर्मल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो मोटर नर्व का 70 मिली पर सेकेंड्स होता है। तो आप इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन कि क्या नर्व इंजरी प्रेजेंट है अभी स्टिल, या अभी कंप्लीट हुई है इंजरी या पार्शियल है या फिर उसकी कंप्रेसिव लीजन्स है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आउटसाइड आर इन्फ्लुएंस, नर्व इंजरी हुई कैसे है, लेवल ऑफ लीजन, एक्कम्पनिंग लीजन, एज ऑफ पेशेंट, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमें रिजल्ट मिलेंगे नर्व इंजरी के बाद में पेशेंट के, कि उसकी रिकवरी फेज कैसा रहेगा। एंड फैक्टर्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, दैट इज डिले बिटवीन इंजरी एंड सर्जिकल टेक्निक्स। So we have completed this one. Okay. So the next topic will be the myasthenia gravis. माइस्थीनिया ग्रेविस इन शॉर्ट एमजी भी हम बोलते हैं। तो माइस्थीनिया का मतलब होता है मसल में जब वीकनेस हो रही है ड्यू टू एनी यू कैन से एनी सीरियस मसल वीकनेस, और इसके अंदर ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो रिजल्ट करता है ड्यू टू एंटीबॉडी results from antibodies which block or destroy the nicotinic acetylcholine receptor. अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का होता है हमारे साइनेप्सेस में होते हैं। तो अगर उन रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी वजह से देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ एंटीबॉडीज एट अ जंक्शन बिटवीन नर्व एंड मसल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो वहाँ पे मायस्थीनिया ग्रेविस कैन बी अकर। और ये जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वीकनेस हो गया, बहुत जल्दी थकान आएगी पेशेंट को मसल्स में, वॉलेंट्री कंट्रोल में बहुत थकान आएगी, कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आइज की, फेस की, और swallowing muscles used for swallowing, ये मोस्टली अफेक्टेड होती हैं। सो इट इज़ अफेक्टिंग एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे नर्व और मसल कनेक्टेड है, और इन्हीं साइनेप्टिक लेफ्ट्स में आपके यू कैन से देर आर द
रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट। तो जब रिसेप्टर्स में ही ब्लॉकेज है, रिसेप्टर्स कम होंगे या नहीं होंगे, तो आगे का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, देयर विल बी नो इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर प्रोसेस। तो अगर नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखूँ तो एसिटाइल कोलिन लाइक दे आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, जैसे इम्पल्सेस आते हैं तो ये बर्स्ट होगा। आफ्टर द बर्स्ट द न्यूरोट्रांसमीटर्स विल कम आउट थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट और आगे जाके यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होंगे। लेकिन मायसीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन तो आ रहा है बट रिसेप्टर्स जो है वो एंटीबॉडी से ब्लॉक्ड होते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो फर्दर आगे फॉरवर्ड मसल में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। ये 50 से 200 पर मिलियन पीपल में आप जो देख सकते हैं। एंड वुमेन्स अंडर 40 एंड पीपल मोस्टली 50 से 70 ईयर्स में आपको ये केसेस मिल सकते हैं। एंड बोथ द जेंडर दैट इज मेल एंड फीमेल बोथ इक्वली अफेक्टेड। एग्जैक्टली इसका इडियोपैथिक कॉज है, जेनेटिक लिंकेज भी माना है, एरर इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ऑटो एंटीबॉडीज एंड थाइमोमा। फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं माइसीनिया ग्रेविस को, दैट इज़ फैटीग। पेशेंट ऑलरेडी इल है, स्ट्रेस के अंदर है, एक्सट्रीम हीट है, या कोई मेडिकेशंस ऑलरेडी ले रहा है जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्विनाइन या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स। पैथोफिजियोलॉजी में जाएं तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि जब इसको हम डायग्नोज किया मायसीनिया ग्रेविस तो यूजुअली डन यूजिंग एज एक्सेप्टेड मायसीनिया ग्रेविस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका क्लिनिकल क्लासिफिकेशन स्केल। तो ये जो स्केल है दैट इज जो फाउंडेशन ने स्केल दिया है फॉर द क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने अलग अलग क्लासीफाई किया है लाइक क्लास 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A एंड 3B। अगर पेशेंट के सिर्फ ऑक्यूलर वीकनेस है, आईज की मसल्स में वीकनेस है तो क्लास 1, 2 में माइल्ड वीकनेस है और ऑक्यूलर वीकनेस के साथ साथ माइल्ड वीकनेस है तो 2A में क्या करोगे, लिम्ब वीकनेस भी आने लग गई, एक्सियल मसल्स बोथ द इन्वॉल्व, लेसर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल एंड रेस्पिरेटरी। 2B में सब होगा, ओरोफेरेंजियल और रेस्पिरेटरी भी अब इन्वॉल्व हो रहा है बट लेसर ऑफ द लिम्स और एक्सियल मसल्स। 3 में there is moderate weakness affecting other than ocular muscles. They may have ocular muscle weakness. 3A में predominantly affecting the limb, axial muscles. 3B में affecting the oropharyngeal respiratory muscles और both. तो ये बेसिकली टोटल जो आप अगर इस पूरे को हम कैलकुलेट करें तो ऑक्यूलर मीन्स आईज, फेस, एक्सियल मसल्स, अपेंडिकुलर लिम्ब मसल्स, रेस्पिरेटरी, ओरोफेरेंजियल, ये कुछ 4-5 ग्रुप ऑफ मसल्स के ऊपर ही आगे पीछे ये अपने ग्रेडिंग्स हो रही हैं। 4th is severe weakness in ocular and 4A में predominantly affecting the limb, axial muscle और both. 4B में predominantly affecting oropharyngeal respiratory. 5 में it is defined till intubation क्योंकि respiratory completely affected हो जाता है। तो नॉट गोइंग इन टू डिटेल, हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं फीचर्स कि जैसे आई मसल्स है, अभी बोल रहे थे कि ऑक्यूलर मसल वीकनेस है तो क्या होगा, टोसिस देखने को मिलेगा। टोसिस क्या है, ड्रूपिंग ऑफ वन या बोथ द आईलिड्स। डबल विजन डिप्लोमिया हो सकता है। पीक साइन जैसे सस्टेन्ड टाइट क्लोजर ऑफ द आईलिड्स कैन इंड्यूस फैटीग ऑफ द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। उनको स्ट्रेस होता है देखने में तो वो मतलब आंखें एकदम से थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखेंगे ताकि इजीली उनको थोड़ा डिस्टेंट विजन या कुछ दिखे, और उससे क्या हो रहा है उनकी ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। फेस एंड थ्रोट मसल्स, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होगी, अफेक्टिंग इन द चूइंग एक्शन। फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल योर स्माइल माइट लुक लाइक अ स्नॉल। नेक एंड लिम्ब मसल्स अफेक्टेड होंगी, तो अगर लिम्ब मसल्स है तो कोई भी चीज़ जल्दी से आप ग्रिपिंग आपकी वीक हो जाएगी, कोई चीज़ उठा नहीं पाओगे, उठाओगे तो फ्रीक्वेंटली गिर जाएगी वो चीज़, प्रॉपर पावर नहीं होगी। ड्रूपिंग आईलिड्स एंड माउथ, सो वन साइड ऑफ द माउथ एंड आईलिड्स कैन बी ड्रूप, और ये आपको फर्दर स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम करेगा। आईज ड्रूप है तो डबल विजन, अनस्टेडी वॉक रहेगी, वीकनेस एंड रैपिड फैटीग ऑफ मस्कुलर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल।
डायग्नोस्टिक में हम देखें तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आइस टेस्ट। आइस पैक टेस्ट में क्या है, परफॉर्म बाय कीपिंग एन आइस पैक ओवर आइस फॉर 2 to 5 minutes and looking at improvement in the ptosis. Cooling improves the neuromuscular transmission. सिंगल फाइबर ईएमजी हम कर सकते हैं, इमेजिंग स्कैन्स कर सकते हो, पीएफटी कर सकते हो। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम आते हैं तो वही एंटी कोलिनेस्टेरेज मेडिकेशंस, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, प्लाज्मा फेरेसिस एंड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। प्लाज्मा फेरेसिस, थाइमेक्टोमी भी वर्क किया जा सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस जो मायस्थीनिया ग्रेविस की होती है, दैट इज मायस्थेनिक क्राइसिस, थाइमस ग्लैंड ट्यूमर्स और अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव थायराइड या ऑटो इम्यून कंडीशंस। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ रेस्ट दो उन पेशेंट्स को, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज या कोई एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी नहीं करानी है, हीट एंड कोल्ड एक्सेसिव इनसे बचाएं, इमोशनल स्ट्रेस ना हो, गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कॉमन इन्फेक्शंस, वर्क विद द डॉक्टर्स एंड जो उनकी जो रेगुलर जो इश्यूज हो रहे हैं उनके प्रॉपरली मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड हो, ताकि माइस्थीनिया उसको एडिशन में वो और ज़्यादा एग्रेवेट ना करे। And next is your spinal cord injury. So spinal cord injury, the last part of the topic session. The spinal cord injury, क्योंकि ये भी ट्रॉमा में ही आता है, एक था हेड इंजरी विच वी हैव डन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कि मेजर कॉज है, जिससे मोस्टली जो पैराप्लीजिया होता है पेशेंट्स को। तो स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी एवरीवन नोज की 45 सेंटीमीटर की होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम, एनलार्जमेंट्स होंगी सर्वाइकल, thoracic, and it will extend till your L1 vertebra, and it is an extension of the cerebellum and the medulla oblongata, and it tapers at the last and conus medullaris पे ये खत्म होएगा। कंटिन्यूइंग बिलो द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा स्पेस, वहाँ से नर्व रूट्स निकल रही हैं और वो नर्व रूट्स सारी इकट्ठी होके एक यू कैन से एक ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर जैसा गुच्छे जैसा रिजेंबल करती है, जैसे हॉर्स टेल, जिसको हम कॉर्डा इक्वाइना बोलते हैं। इन्हीं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ट्रैवल करते हैं, जैसे कि फैसिकुलस, क्यूनिएटस, ग्रेसिलिस जो कि पार्ट बनाता है, जो कि फाइन टच, प्रेशर, बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पाइनोथैलेमिक, क्रूड पेन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टच। स्पाइनोसेरिबुलर, ये सब कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिसेंडिंग ट्रैक्स जो आपके ब्रेन से लोअर आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, corticobulbar, rubrospinal, tectospinal, reticulospinal tract, vestibulospinal tracts, all these tracts। कंपेयर करो क्योंकि इन्हीं ट्रैक्स के बेसिस पे आपकी इंजरीज होती है, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन में देयर विल बी स्पास्टिसिटी, इसमें फ्लैसिडिटी हो जाएगी, लॉस ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल दोनों में, एंड नो मसल एट्रोफी। लोअर मोटर में देयर विल बी मसल एट्रोफी। रिफ्लेक्सेस आर्क विच बिकम्स अ पार्ट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही है जो बेसिक रिफ्लेक्स आर्क का पार्ट बन रहा है। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड विल गिव इमर्जिंग गिव, और वहाँ से स्पाइनल नर्व्स हमारी इमर्ज हो रही है स्पाइनल कॉर्ड से। तो फ्रॉम द सर्वाइकल पार्ट टोटल 8, thoracic 12, लंबर में 5, sacral में 5 एंड कॉक्सिजल 1 पेयर। एंड क्योंकि वर्टिब्रल लेवल एंड स्पाइनल लेवल थोड़े से डिफरेंट होते हैं, सो इंजरी इज व्हाट, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो रही है ड्यू टू एनी ट्रॉमा या कोई यू कैन से डैमेज, देन इट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इंसिडेंस मोस्टली 1.5 मिलियन लाइव्स हम लोग देख रहे हैं, 16 से 30 ईयर्स एज ग्रुप में देखा गया है ज़्यादा। जो फैक्टर्स जो मोस्टली एग्रेवेट करते हैं कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ये 16 से 30 ईयर्स एंड ओल्डर दैन 65 ईयर्स। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, बोन या जॉइंट डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स एट द स्पाइनल कॉर्ड, फॉल्स, इन्फेक्शन, ये सारे कॉजेज हैं। गन शॉट इंजरीज, ब्लंट्स, असॉल्ट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वर्टिब्रल फ्रैक्चर, स्टैब वुंड्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कॉज कर रहे हैं।
अब प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी में ये डिवाइड कर सकते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड। प्राइमरी इंजरी है जो कि इनिशियल मैकेनिज्म, देयर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्सॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेच और लेसरेशन, रेफर टू एज प्राइमरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी में क्या होगा, डैमेज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डैमेज होगा। स्पाइनल वर्सेस न्यूरोजेनिक, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है देन देयर पेशेंट गोज अंडरगॉन अ स्पाइनल शॉक एज वेल। तो न्यूरोजेनिक और स्पाइनल शॉक में क्या डिफरेंस है? स्पाइनल शॉक में ये एक तरह का इमीडिएट टेम्पररी लॉस होता है टोटल पावर ऑफ द बॉडी, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जिस लेवल पे इंजरी हुई है उसके नीचे का पूरा पार्ट जो है वो टेम्परेरीली उसकी पावर लॉस हो जाएगी। न्यूरोजेनिक की बात करूँ तो ये एकदम सडन होता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। ब्लड प्रेशर स्पाइनल शॉक में देर इज डिक्रीज इन बीपी एंड न्यूरोजेनिक में देर इज सेम डिक्रीज। पल्स इसमें ब्रेडिकार्डिया इन बोथ। बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स स्पाइनल शॉक में एब्सेंट होता है, न्यूरोजेनिक में वेरिएशंस कैन अकर। मोटर की मैं बात करूँ स्पाइनल शॉक में फ्लैसिड, न्यूरोजेनिक में नो एज सच की फ्लैसिड होगा कि स्पास्टिक होगा। टाइम की हम बात करें तो दोनों के जो शॉक के टाइमिंग्स है वो 48 से 72 आवर्स इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन अकर। मैकेनिज्म, पेरिफेरल न्यूरॉन्स बिकम टेम्परेरीली अनरिस्पॉन्सिव इन स्पाइनल शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में देर इज डिसरप्शन ऑफ ऑटोनॉमिक पाथवेज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बेसिस पे आप कर सकते हो, लेवल ऑफ इंजरी के बेसिस पे एंड डिग्री ऑफ इंजरी पे। So these are the different ways, जैसे flexion injuries, hyperextension injuries, compression fracture injuries या flexion rotation injuries. These are the various types. स्पाइनल कॉलम के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर सर्वाइकल रीजन में अगर स्पाइन इंजरी होती है तो पर्सन गोज फॉर अ क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया, कंप्लीट पैरालिसिस बिलो द नेक। और थोरेसिक लेवल पे अगर कहीं पे भी होता है तो पार्शियल there may be a slightly partial paralysis of hands and arms as well as lower body. T6 लेवल पे जो होता है वो पैराप्लीजिया हो सकता है, पैरालिसिस बिलो द चेस्ट। एंड L6 पे वो भी पैराप्लीजिया होगा, पैरालिसिस बिलो द वेस्ट। हैंगमैन्स फ्रैक्चर मोस्टली जो कि रिस्पॉन्सिबल जो कि बहुत केसेस में देखा गया है, हैंगमैन्स में क्या होगा जो मोस्टली या तो कंप्रेशन इंजरी या फिर तो एक तरह से ट्रोमैटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ऑफ द एक्सिस हो सकता है, एक्सिस इज अ C2 वर्टिब्रा। हैंगमैन फ्रैक्चर इज अ बायलेटरल फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। जेफरसन्स फ्रैक्चर ये एक तरह का बर्स्ट फ्रैक्चर है, कैरेक्टराइज बाय 4 फ्रैक्चर। दो इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, स्टेबल है मतलब फ्रैक्चर हो गया है लेकिन जो फ्रैक्चर पार्ट है या पार्ट ऑफ द बोन वो स्टेबल है। अगर वो मूवेबल हो जाता है, दूर दूर हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल है। ट्रांसवर्स लिगामेंट इज इंटैक्ट, अनस्टेबल में ट्रांसवर्स लिगामेंट भी रप्चर हो जाएगा। अब टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आपको पैराप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया देखने को मिल सकता है। कंप्लीट में पैराप्लीजिया टेट्रा दोनों में ये देखने को मिलेगा, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हम देखेंगे दैट इज कंप्रेशंस, इस्चीमिया, इडीमा एंड पॉसिबल कॉर्ड ट्रांजैक्शंस। और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंजरी आपको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इन द मोर सीरियस फॉर्म, because of the proximity of cervical cord to the medulla and brainstem, higher the injury, more is the serious problem. अब इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हम देखें तो जैसे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होता है, एक सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, एक होता है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। एंड अगर एंटीरियर पार्ट अफेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड का तो देर विल बी बायलेटरल लॉस ऑफ मोटर, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन इंटैक्ट रहेगा। ये मोस्टली हाइपर फ्लेक्शन इंजरीज में होता है या ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जो है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम इसके अंदर सेंसरी और मोटर डेफिसिट होता है। अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा अफेक्टेड होगी कंपेरेटिव टू लोअर एक्सट्रीमिटी। हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज क्लासिकली इन ओल्डर पेशेंट्स। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, सेम साइड लॉस ऑफ मोटर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, पेनिट्रेटिंग इंजरीज से हो सकता है। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग जो कि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, क्योंकि इनमें क्या इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, बायलेटरल ऐसे स्लाइटली कंफ्यूजन होता है, तो दीज क्वेश्चंस कैन कम. सो फॉर दिस स्लाइड, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, काइंडली गो थ्रू इट अगेन. पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम मतलब पोस्टीरियर पार्ट अफेक्टेड हो रहा है तो बहुत रेयरली होगा. कंप्रेशन कैन बी अकर बाय ट्यूमर या इन्फेक्शन, या कोई पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी अफेक्टेड है. प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन सेंस या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, लाइट टच, ये लॉस हो जाता है. मोटर फंक्शन प्रिजर्व रहेगा. अब बात आई कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम की, तो इसके अंदर जो आपके एकदम सबसे लोवेस्ट लेवल पे जहाँ कॉर्डा इक्वाना है उस लेवल पे इंजरी हो रही है, तो यूरिनरी रिटेंशन, it can be followed by incontinence, post void residual urine, bowel retention हो सकता है, saddle anesthesia, flaccidity of lower extremities, loss of deep tendon reflexes and loss of rectal tone. तो कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम बोलते हैं उसको, जो भी हमने बात करी कि ब्लैडर रिफ्लेक्स, क्योंकि ये टोटल आपके ब्लैडर, बॉवल एंड योर कंप्लीट लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विक एरिया पे अफेक्ट कर रहा है. तो अदर टाइप ऑफ इंजरीज कैन बी कंट्यूजन, जैसे नॉर्मल है. अगर हम इसको देखें, लाइक दिस इज अ नॉर्मल पार्ट. कंट्यूजन मतलब देयर इज अ स्लाइट डिप्रेशन, डिसलोकेशन, वर्टिब्रा अपनी जगह से डिसलोकेट हुई, डिस्ट्रैक्शन, दिस एक्सटर्नल फोर्स जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है. कंट्यूजन भी हो सकता है, कॉन्कशन भी हो सकता है, डिसलोकेशन, कंप्रेशंस और डिस्ट्रैक्शंस. अब एशिया स्केल के अकॉर्डिंग, एशिया स्केल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस स्लाइड को भी आप लोग वापस से एक बार रिवाइज करना बिफोर गोइंग फॉर, इवन अगर आपको एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो तो गो फॉर एन एशिया स्केल ऑल्सो, क्योंकि एशिया स्केल है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़रूर आता है. जो आपका एशिया स्केल है ये पर्टिकुलर डिफाइन कर रहा है कि किस लेवल की इंजरी है. तो लाइक ग्रेड ए है, तो ग्रेड ए कंप्लीट इंजरी बताता है, दैट इज नो सेंसरी और नो मोटर फंक्शन इज प्रिजर्व्ड, और सेक्रल टिल द सेक्रल सेगमेंट्स S4 S5. बी से लेकर डी तक, बी सी एंड डी ये तीनों इनकम्प्लीट इंजरीज बताएगा. इनकम्प्लीट बी के अंदर क्या होगा, सेंसरी बट नॉट द मोटर फंक्शन इज प्रिजर्व. सेंसरी तो पार्ट बचा रहेगा, मतलब पेशेंट को सेंसेशंस रहेंगे, लेकिन मोटर पार्ट, मसल्स की मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आप देख पाओगे, फील कर पाओगे, विच इंक्लूडिंग द एट अ लेवल ऑफ sacral segment S4 S5. सी भी इनकम्प्लीट है. अब इसमें मोटर फंक्शन प्रिजर्व्ड है लेकिन सेंसरी नहीं है, एंड मोटर भी जो है इट इज हैविंग मोर देन 1/2 ऑफ द की मसल्स बिलो द न्यूरोलॉजिकल लेवल, और उसकी जो ग्रेड है वो <3 है. डी वाला जो है इनकम्प्लीट, वो भी मोटर फंक्शंस प्रिजर्व रहेगा, लेकिन इसमें जो ग्रेड है मसल ग्रेड की, इट विल बी मोर देन या इक्वल टू 3. ई जो है वो नॉर्मल बता रहा है, दैट मीन्स इसमें देर इज सेंसरी एंड मोटर फंक्शन दोनों नॉर्मल रहेंगे, दोनों प्रिजर्व्ड है. मेन थिंग जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स की बाद में अगर उनकी डेथ होती है या कुछ होता है, तो वाई दैट इज कॉज, इट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इनका इम्पेयरमेंट होगी इंटरकॉस्टल मसल्स में. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अफेक्टेड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इट कैन रिजल्ट इन हाइपोटेंशन. यूरिनरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो ब्लैडर इज एटोनिक एंड बिकम्स ओवर डिस्टेंटेड. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट होगा, तो उसके अंदर आपका खाना जो है वो प्रॉपर जो डाइजेशन है वो नहीं होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, बोनी प्रोमिनेंस इन एरियाज विल बी डिक्रीज, सेंसेशंस कम हो जाएंगे. थर्मोरेगुलेशन, स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रप्शन हो सकता है, देयर इज ऑल्सो डिक्रीज्ड एबिलिटी टू स्वेट. Metabolic needs, the person with a spinal cord injury, it has greater nutritional needs. Muscle spasm, emotion and cutaneous stimulation may initiate the spastic movement. Autogenic dysreflexia, it is a cluster of clinical manifestation that result in multiple spinal cord autonomic response discharge simultaneously. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है आप हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, सीटी एमआरआई में क्लियर दिख जाएगा, इवन एक्सरे में आपको फ्रैक्चर्स दिख सकते हैं, बट फॉर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यू हैव टू गो फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एंड सीटी एंड एमआरआई.
जो कोलैबोरेटिव केयर है, क्योंकि पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए डिसेबिलिटी की तरफ, इम्पेयरमेंट की तरफ चला जाता है, स्पेशली द डिसेबिलिटी, तो इमीडिएट पोस्ट इंजरी गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। पेशेंट का वेंटिलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड जो कॉर्ड डैमेज है वो और ज़्यादा आगे और ना बढ़े। इमरजेंसी केयर में असेसमेंट फाइंडिंग्स में आप पेन, टेंडरनेस, डिफॉर्मिटीज पे वो देख सकते हैं, मसल स्पाज्म, numbness, paresthesia, alteration in sensations, weakness or heaviness in limbs, weakness, paralysis या flaccidity। तो go for an एशिया स्केल। एशिया स्केल में आपको सारा कवर हो जाएगा। स्पाइनल शॉक इज अ थिंग जो आपको देखने को मिल सकता है। कट्स एंड ब्रूजेस देख सकते हो। न्यूरोजेनिक शॉक, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ द शॉक्स। bowel and bladder incontinence, urinary retention, difficulty in breathing, diminished rectal sphincter tone। इंटरवेंशंस क्या करेंगे? एयरवेज क्लियर रखो। पेशेंट की अगर सर्वाइकल स्पाइन है तो उसको स्टेबलाइज रखो। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होना चाहिए। अदर इंजरीज देखो। एक्सटर्नल ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। Monitor the vitals, keep the patient warm, monitor for the urinary retention and hypertension, anticipate for any gag reflex if absent, systemic and neurogenic shock का आपको भी ध्यान रखना है। Non-operative stabilization में like tractions can be given for alignment stabilization methods, eliminate damaging motion। ड्रग थेरेपी में मिथाइल प्रेडनिसोलोन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन कैन बी गिवन, वेजो प्रेशर एजेंट्स, डोपामीन, एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस द पेन। सर्जिकल थेरेपी में कॉर्ड कंप्रेशन अगर एविडेंस है तो आप यू कैन गो। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डेफिसिट हो रहा है तो आप सर्जरी कर पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है देन द पेशेंट शुड गो फॉर सर्जरी। बोनी फ्रैगमेंट्स है, पेनिट्रेटिंग वूंड्स है और वो क्लियर नहीं हो रहा है। Fusion procedures are involved, and sometimes metal screws platings can be used for stabilizing the bony part। नर्सिंग जो है बेसिकली ये एक तरह से हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आ जाएगा कि ब्रीदिंग पैटर्न आप देखो, क्रॉनिक पेन है तो उसका मैनेजमेंट, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है, स्किन इंटीग्रिटी है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, यू कैन गो फॉर इट। कॉम्प्लिकेशंस, नाउ इम्पॉर्टेंट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि पेशेंट का अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इट कैन बी यूटीआई, bowel incontinence, pressure sores, lung infection, blood clot, muscle spasm, chronic pain and depression, breathing difficulty, impaired activities of daily living। रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आरओएम एक्सरसाइजेस फॉर द फर्स्ट वीक बट नॉट ओवर द सर्वाइकल और स्पाइनल लेवल, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, सिटिंग एंड पोजिशनिंग, मोबिलाइजेशन इन द बेड, मोबिलिटी एट अ लेटर स्टेज, बाद में आप गेट या व्हील चेयर पे आप करा सकते हो, स्प्लिंटिंग, रेस्पिरेटरी इंटरवेंशंस, देन पोस्चरल ड्रेनेज, mobilization, training of accessory muscles, cuff and deep breathing exercises, functional communication, assessment of swallowing, all the nutritional status, education to family and patient। So this is all about a spinal cord injury. Spinal cord injury, the main thing is what is spinal cord injury, different types, and इसमें Asia scale it is very 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 important। Almost in most of the examinations which I have seen, maximum हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एशिया स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। So don't forget to revise Asia scale and the GCS and few of the major scales जो neurological point of view से important है। So now we have completed mostly all the major topics from for the neurology subject. So if you have any query, you can ask. Else, we are done with the syllabus. We are done with the course. So you can suggest uh, anything to be revised, or uh, we can end the class.